हॉस्पिटलों में बिस्तर नहीं मिल रहे मरीजों को। पहले के मुकाबले में हालात बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान सही रास्ते पे लग गया है। हर तबका इस वक्त मुश्किल की हालत में है। तो इस सारी सूरत हाल से हमने मुल्क की मईशत को कैसे निकालना है, किस तरह उसके ऊपर उठाना है, ये बहुत बड़ी संजीदा सूरत हाल है। T20 वर्ल्ड कप से चंद रोज कबल पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड में गुज़श्ता रोज चंद अहम तब्दीलियां की गई। आज सुहेब मकसूद, जिनकी टीम में शमूलियत मेडिकल फिटनेस से मशरूत थी, उनकी जगह शुएब मलिक को टीम में शामिल कर लिया गया है। मौजूदा स्क्वाड में बज़ाहिर तजुर्बाकार खिलाड़ियों की शमूलियत से पीसीबी ने पिछली टीम सिलेक्शन पर उठने वाले सवालात का जवाब तो दे दिया है, लेकिन क्या यही टीम अब वर्ल्ड कप के लिए हतमी रहेगी? और क्या इस तरह की गैर यकीनी टीम सिलेक्शन के साथ एक मुस्तकिल टीम की तश्कील मुस्तकबिल के लिए भी हो पाएगी? ये एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद। मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले जिस अहम सवाल पर अपने मेहमानों से हम बात करेंगे, उस सवाल पर एक नजर डाल लेते हैं। हमारा सवाल यह है कि T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड में तब्दीलियां, क्या इन तब्दीलियों से वर्ल्ड कप में अच्छे नताइज हासिल होंगे? इस सवाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट लेजेंड जावेद मियादाद साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डॉक्टर नौमान नियाज साहब। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद मियादाद साहब, सर बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम जरा थोड़ी सख्त बातें करें जो डॉक्टर साहब आप आदतन करते भी हैं, हम जरा इन मौजूदा टीम सिलेक्शन पे, जावेद मियादाद साहब, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मौजूदा तब्दीलियां अब की हैं T20 स्क्वाड में, हम देर आए लेकिन दुरुस्त आए? नहीं, बिल्कुल ठीक है। जो भी पाकिस्तान में बेस्ट है, आपको पता ही है कि ऐसी चीजें तो होती रहती हैं और पता नहीं चलता, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा गेम है कि जिसमें आप बाद में पता चल सकता है, मगर उससे पहले आप एक यानी कि देख रहे होते हैं कि प्लेयर जो होता है उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, फिर उसके बाद उसकी फिटनेस देखी जाती है, फिर उसके बाद वो मैचेस जो खेल रहा है उसमें उसका कंडक्ट देखा, कैसे मतलब किस तरीके से खेलता है, क्या करता है। उसके बाद फिर है ना आप अपना माइंड बनाते हैं। जैसे मैं प्लेयर को लेता था, मैं बना लेता था माइंड ये प्लेयर के, हाँ ये लड़का जो है इसमें वो पोटेंशियल नजर आ रहा है, ही कैन प्ले टेस्ट क्रिकेट, ही कैन प्ले ऑस्ट्रेलियन विकेट, ही कैन प्ले। तो ये सारी चीजें हैं। अब जो है ना, मैं देख रहा हूँ कि काफी अरसे से ये चीजें नहीं है, इतना हम सीरियस नहीं जा रहे हैं। इतने लड़के जहाँ भी खेलते हैं रन्स करते हैं, अब वो ये नहीं देखते कि आपने रन्स कहाँ किए, किसका गेम किया। ये चीज जो है ना, ये बहुत जरूरी होती है जब आप अच्छी टीम, मुल्क की टीम, कंट्री की टीम बनाने जाते हैं। और जब आप अवे ट्रिप पे जाते हैं और आपको ये पता होना चाहिए, जो सिलेक्टर है उसको पता है कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ की कंडीशन क्या होगी, उनके प्लेयर कौन से हैं, वो करते क्या है, किस तरीके, इस तरीके से फिर आपको कोच को बताना होता है। फिर कोच को चाहिए, जब मैं कोच था तो मैं क्या करता था कि लड़कों को जो लड़कों ने फेस करने जाना है उस तरीके से ट्राई करके उनको प्रैक्टिस दी जाती थी। और दिस इज द ओनली थिंग यू कैन डू, क्या आप अच्छी प्रैक्टिस करवाएं ताकि लड़कों को रिदम में लेके आए और उनके अंदर जरा सा भी फॉल्ट और फ्लॉ ना हो, ताकि क्योंकि ये कंट्री की टीम होती है, 11-12 लड़के आपको मुल्क से ऐसे लेने पड़ेंगे और वो ही आगे लेके चलते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीजें जो है हमें देखनी पड़ती, तो नहीं कर रहे हम। ठीक है, क्वांटिटी में क्रिकेट खेली जा रही है, क्या आई कांट बिलीव इट। क्वालिटी में क्रिकेट खेल रहे, क्वांटिटी होती रहे, मगर जब अच्छी क्रिकेट अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या ये खेलते हैं तो अब टफ, जैसे हमारे टाइम पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट बड़ी स्ट्रांग होती थी, एवं वनडे क्रिकेट भी विल्स कप होता था, बड़ी अच्छी टीमें होती थी। तो अब क्या है कि वो चीजें देखने में नहीं आ रही, टू बी फ्रैंक, राइट। यानी जिसको आ रहा है खेलने जा रहा है, ज्यादा क्रिकेट हो रही है, कहाँ से लोग आ रहे हैं, यानी कि उनका स्टांस भी सही नहीं है, उनकी क्रिकेट की बेसिक सही नहीं है। यहाँ पाकिस्तान में रन कर लेंगे, बाहर जाकर उनको प्रॉब्लम होगी, वहाँ की विकेट डिफरेंट है, यहाँ की कंडीशन डिफरेंट है। तो ये सारी चीजें ठीक है। अच्छा जावेद भाई, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की और इस पर सिलेक्शन क्राइटेरिया के हवाले से भी हम इसी सेगमेंट में बड़ी तफसील में बहस करेंगे। डॉक्टर साहब, आप तो खुश होंगे क्योंकि आपने तो प्रेडिक्शन ये कर दी थी बहुत पहले ही। ये फैसला क्रिटिसिज्म को देख के पीसीबी ने किया या कोई परफॉर्मेंस वगैरह मैटर की? नहीं, देखें, सबसे पहले मतलब ऑब्वियसली जिस तरह जावेद भाई ने कहा, हमारी बहुत सारी डेफिशिएंसीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसीज हैं, क्वालिटेटिवली क्रिकेट हैज गॉन डाउन। हमारी जो क्रिकेटर्स हैं वो इररिलेवेंट हो गए टू मॉडर्न वाइट बॉल क्रिकेट, क्योंकि गेम चेंज हो गई है दुनिया में, गेम ऑफ एंगल्स है, प्योर पावर हिटिंग है। जो आपने टीम सेलेक्ट की
ये अब वो रिफ्लेक्ट करता है कि वो टीम किस माइंडसेट के साथ आपने सेलेक्ट की थी। दिस मीन यू वर रॉन्ग देन और ईदर यू आर रॉन्ग नाउ। अच्छा, अगर आप तब गलत थे तो आपकी फिलॉसफी ये थी कि हम 4, 5, 6 रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटी, आपने पावर हिटर आसिफ अली, खुशदिल शाह और आजम खान को रख लिया। उनके पीछे परफॉर्मेंस क्या थी, यूएई में उन्होंने खेलना है, यहाँ पे स्पिनिंग ट्रैक्स होंगे, स्लो लो ट्रैक्स होंगे। पावर हिटर यहाँ तो आपके पास क्योरन पॉलार्ड होता ना, यहाँ तो आपके पास आंद्रे रसल होता, या डेविड मिलर होता, या हार्दिक पांड्या होता, तो हम कहते हैं हाँ यार ब्रिलियंट फिलॉसफी है कि आपने पावर हिटर रखना। सो क्वालिटेटिवली वो प्लेयर्स, आई पर्सनली फील दे आर गुड प्लेयर्स, बट वो डेफिशिएंट हैं। सो ये आपका एक टिपिकल माइंडसेट है, मायोपिया है, अनफॉर्चुनेटली बायसेस भी हैं और फेवरिज्म भी है। अब हुआ क्या कि वो ऑब्वियसली वर्ल्ड कप स्क्वाड था, 6 सितंबर को हुआ था, टाइम बीच में बहुत था। अनफॉर्चुनेटली रिग्रेटेबली इंटरनेशनल जो हमारे 7 T20s थे वो मिस आउट हो गए, न्यूजीलैंड वापस चला गया जिन्होंने 5 खेलने थे, इंग्लैंड आया नहीं जिन्होंने 2 खेलने थे। सो नेशनल T20 पे फोकस हो गया। सो हैदर अली हैज़ टेक्निकली वॉक्ड हिमसेल्फ इन। अच्छा, अब यहाँ पे मैं जावेद भाई वाली बात करूँगा कि वो आपकी आंख कहाँ है, वो आपका प्लेयर पाथवे कहाँ पे है, कि अगर एक लड़का इतनी क्वालिटेटिव बैटिंग करता है और आप उसको पाकिस्तान टीम में जब खिला रहे थे तो वो अगर रन्स नहीं कर रहा था, डिलीवर नहीं कर रहा था, वो उसका कसूर था या टीम मैनेजमेंट का कसूर था। सो आपका एक प्लान होता है, आपको सिचुएशनली एडजस्ट करना पड़ता है, आपको क्वालिटेटिव एनहांसमेंट चाहिए होती है। सो आई पर्सनली फील के आवे का आवा बिगड़ा हुआ है एज फार एज सिलेक्शन इज कंसर्न, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द एडवेंट ऑफ रमीज हसन राजा, क्योंकि वो इवॉल्व हुए हुए हैं सिस्टम से और वो जानते हैं ये सियासतें हैं, ये बायसेस और ये सारा कुछ। सो आई पर्सनली फील ये जो अब टीम सेलेक्ट हुई है, अगर अनफॉर्चुनेट है कि शर्जील खान इस टीम में वॉक इन करता था, बट क्योंकि वो रमीज का स्टांस ठीक है, उनका एक स्टांस है जीरो टॉलरेंस टू करप्टिबिलिटी, कि जो लोग पहले इन्वॉल्व रहे उनको नहीं खिलाना। ओके फाइन, हम कड़वा घूंट हमें लेना पड़ेगा, लेकिन शाहनवाज धानी अगेन शुड हैव बीन इन, और वो रिजर्व्स में टूरिंग रिजर्व में परफॉर्म कर चुके हैं, नेशनल T20 में परफॉर्म कर चुके हैं। उसका रिदम, उसकी एक्साइटेबिलिटी, उसकी एबिलिटी, उसकी जान, उसका एटीट्यूड, उसकी कन्विक्शन, उसकी फायरी पेस, या व्हाट एल्स यू नीड इन T20 क्रिकेट। अच्छा जावेद भाई, अगर हम इस वक्त कंपैरिजन करें पाकिस्तान के मौजूदा स्क्वाड का और जो बाकी कंपीटिंग हमारी क्रिकेट टीम्स हैं, हम इंग्लैंड की बात करें, हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, फॉर दैट मैटर इंडिया की बात भी हम करें, तो क्या आप समझते हैं कि हमारे पास अब ऐसे कंसिस्टेंट प्लेयर्स हैं जिन्हें जिस पोजीशन पे हम खिलाएंगे वहां पर वो कम से कम परफॉर्म करेंगे? कम से कम अगर जीते या हारे में एक अलग बहस है, लेकिन ये दुख ना हो कि मुकाबला करके नहीं हारे या फिर जीते। देखें, क्रिकेट को जिस तरह बतानी चाहिए, बोलना चाहिए, ये चीजें नहीं है। देखिए, एक प्लेयर आ रहा है, प्रोफेशनल है, उसको पैसा मिलता है खाने का, मतलब मैच खेलने का, उसका काम है कि सीख क्या है, सब कुछ करके आए। किसी दुनिया में नहीं था, हमारे टाइम में कोई सिखाता थोड़ी था। अगर सिखाने लगे तो मैं अपने घर के बच्चों को न खिला लूँ, बच्चों को खिला के सिखा के आउट भी होंगे, ये होंगे, ऐसा नहीं होता। फॉर कंट्री खुद बना के आना पड़ेगा, तुमने प्रेजेंटेशन देनी है। जो भी प्लेयर है उसका काम है, ये नहीं कि बनाया कोई नहीं जाता। अगर आप 20 करोड़ की आवाम में क्रिकेट खेली जाती है, आप बनाएंगे, बनाने में नहीं जाते। आप क्रिकेट को क्रिकेट की तरह ले जैसे दुनिया ले रही है, इंग्लैंड। यहाँ भाई मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ, यू हैव टू परफॉर्म, और तुम खुद सीख के आओ, तुम खुद मेहनत करो, खुद भागो। तो हम अपने टाइम पे खुद भागते थे, खुद प्रैक्टिस करते थे, सारा कुछ अपने ऊपर होता था, अपने आप को मेंटेन करते थे, उस काबिल बनाते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो काबिल ही नहीं होते। अब आप टेस्ट क्रिकेट में जा रहे हैं, जब आपके ना फॉल्ट आ रहे हैं, जब आपकी बेसिक नहीं है, पहले यहाँ पिक एंड चूज कर रहे हैं, कोई देख ही नहीं रहा क्या आया ये लड़के का अच्छा है। सिर्फ देखना होता है कि ये लड़का उस बॉलर के लिए सही अच्छा होगा, नहीं तो यू नीड आई। यहाँ पर लोगों को जो भी ये सिलेक्ट करते हैं, जो भी यानी कि इससे कंसर्न है क्रिकेट के, उनसे पहले क्वेश्चन आंसर करो, पूछो। अगर क्रिकेट को हमने ऊपर लेके जानी है और लाइक टॉप लेवल पे, तो आपको ये क्वेश्चन आंसर ये वो चीजें सबसे करनी पड़ेगी। और बिफोर यू मेकिंग एनीवन के आपका वो कोच बने, ये मैं उससे जज कर रहा हूँ, उसको पहले भिड़वाएं आप। अच्छा जावेद भाई, कमिंग बैक टू ये जो अभी मौजूदा स्क्वाड है, इस पे जरा आपसे एक आपका एनालिसिस लेना चाहेंगे कि जब पिछली टीम सिलेक्शन हुई इसी टूर्नामेंट के लिए, तो फिर एक क्रिटिसिज्म ये था कि आपने एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ियों को प्रेफर नहीं किया। शुएब मलिक की सपोर्ट में आर्गुमेंट्स आते थे, सरफराज की शमूलियत पर हिमायत की जाती थी। अब जब सरफराज और शुएब दोनों हैं, पहले ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं इन पर कितना प्रेशर होगा अब परफॉर्म करने का, और क्या इस परफॉर्मेंस प्रेशर में वो अपनी गेम खेल पाएंगे? देखिए, एज जो है मैटर नहीं करती है, आपने उसकी क्वालिटी देखनी है।
अगर मैंने देखा है कि 50-50 साल वाले जो है खेलते हैं, राइट, उनकी फिटनेस, आपको फिटनेस देनी है। आर यू फिट इनफ टू प्ले क्रिकेट? अगर वो लड़का, मैं कहता हूँ 50 साल का भी है, अगर वो आपके रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरता है, तो उससे अच्छा और कौन मिल सकता है कि इज मोर एक्सपीरियंस देन एनीथिंग है। तो क्रिकेट को क्रिकेट की तरह हम नहीं खेल रहे हैं ना, हमारी बेस डिफरेंट है। हम बेस छोड़ के हम दूसरी जगह पे जा रहे हैं, हम दूसरों को फॉलो कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वहाँ की क्रिकेट डिफरेंट है। वहाँ पर प्लेयर जो है वो खुद छोड़ देता है क्रिकेट, थोड़ा सा खेलता है, अच्छा होता है, कहता है ओके आई लेफ्ट। वहाँ पर जो है काउंटी की तरह उनके जो कोचिज हैं या उनके जो जहाँ से ये खेलते हैं वो जिम्मेदार होता है, वो बना के ऊपर लेके आते हैं। हमारे यहाँ ये ऐसा नहीं है। इसीलिए जब हम क्रिकेट खेल रहे थे, बैंकों वाली जब डिपार्टमेंट से आपके सबसे बेस्ट प्लेयर्स जो थे ना उस वक्त थे, यानी कि आपको फर्क ही नहीं पड़ा किसी चीज में, क्योंकि हर प्लेयर के पास, हर टीम ने अच्छे प्लेयर लिए, तो क्वालिटी क्रिकेट होती थी और उसकी वजह से आप वर्ल्ड चैंपियन भी हो। वो लड़के जो कभी डरते नहीं या अभी आज जितने भी हैं जमीन देवो, ये सब पैदावार जो है। जावेद भाई, मुझे यही सवाल जरा डॉक्टर साहब से भी करना है, उनका भी ओपिनियन लेना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, ठीक है, फिजिकल फिटनेस तो प्राइमरी चीज है, आपका फोकस भी गेम में बड़ा जरूरी है। अब मेन प्लेयर्स, आपके सीनियर प्लेयर्स, मैच से हफ्ता पहले उन्हें नहीं पता कि वो स्क्वाड में है या नहीं है, अब वो स्क्वाड में आ गए हैं, फैंस की एक्सपेक्टेशंस भी हैं, सिलेक्शन पे भी क्वेश्चन हो रहे हैं, परफॉर्म कर सकेंगे? अच्छा, इसमें जी सबसे पहले तो एक चीज़ जैसा जावेद भाई कह रहे थे, इट इज़ नॉट असेंशियल कि कितने बड़े प्लेयर्स आपके पास हैं, उनकी T20 में यूटिलिटी कैसे है। अब अगर आप बाबर आजम को और मोहम्मद रिजवान को देखते हैं तो वो दोनों आपके बेस्ट प्लेयर्स हैं इस वक्त कंटेम्प्रेरी क्रिकेट में, बट वो ओपन करेंगे। अगर उनके स्ट्राइक रेट्स देखें, एक का करियर स्ट्राइक रेट 129 है, एक का 130 है। दिस मीन्स अगर वो 100 की पार्टनरशिप लगाते हैं तो 14 ओवर गुजर गए। हफीज़ का लास्ट ईयर मिजरेबल गुजरा, उससे पहले जो था वो बहुत आउटस्टैंडिंग खेले। अभी डेंगी के बाद वापस आ रहे हैं। अगेन उनका स्टाइल है कि वो थ्रॉटल, मतलब वो लेट एक्सेलरेशन करते हैं। मलिक अगेन वो सेवियर आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे कैमियो खेलने, डेलिकेट क्रिकेट खेलनी और वो फिर पंच करते हैं, वो पावर हिटर नहीं है। सरफराज गेम ऑफ एंगल्स वाले हैं, इम्प्रोवाइजेशन, स्पिनर्स के अगेंस्ट अच्छे हैं। तो क्या ये सारे एक कैनवस में फिट बैठेंगे? क्योंकि आपने प्लान कैसे करना है कि पहले 6 ओवर में पावर प्ले में आपने पावर हिटर्स के साथ जाना है, वो तो आपके हैं नहीं। तो इसका मतलब है 7 से 15 में बिल्ड करना है। तो बिल्डिंग एक्सेलरेशन में आके लास्ट फाइनल फ्लरिश कौन देगा? हसन अली देगा या अमाद वसीम देगा? सो ये इतना आसान नहीं होगा। अच्छा, फिर शुएब मलिक का आई हैव बीन हिज ग्रेटेस्ट सपोर्टर, 11,000 रन हो गए T20 में, बट एट द एंड ऑफ द डे जितने भी वो खेले हैं वाइट बॉल टूर्नामेंट्स इन द लास्ट 10 ईयर्स, जो वर्ल्ड ग्लोबल टूर्नामेंट 18.5 की एवरेज है। सो ही हैज़ नॉट ओनली दिस टाइम कि प्रूव करना है, स्वान सॉन्ग है उनका, लास्ट ये 6ठा वर्ल्ड कप होगा। ही हैज़ प्लेड इन ऑल T20 वर्ल्ड कप्स अदर देन 2010। सो प्रेशर तो होगा। सरफराज का अगेन थोड़ा सा ट्रिकी ये होगा, क्या वो एज बैट्समैन खेलेगा या वो रिजर्व विकेट कीपर ही रहेगा और वो नहीं खेलेगा और रिजवान विकेट कीपिंग करेगा? सो आपका टीम का बैलेंस कैसे बनेगा? सो इट इज़ नॉट एन ईजी आस्क फॉर सकलैन मुश्ताक, और वो तो कंसल्टेंट्स आ रहे हैं, मैथ्यू हेडन और वन एंड फ्लैंडर, तो वो तो इतने रेलेवेंट नहीं होंगे, सकलैन को करना है। सो अब आपने पूछा था कि कंपैरेटिवली माइंड यू कि इंडिया दे आर गोइंग टू बी अमेजिंगली फेवरेट्स, चाहे वो सूर्य कुमार है, चाहे वो ईशान किशन है, चाहे वो ओपन करना है विराट ने और रोहित ने और फिर रविंद्र जडेजा, एंड दे हैव द फायर पावर। इंग्लैंड इन विकेट्स पे कितना कंपेटिटिव हो पाएगा? क्या वो क्रिकेट खेल सकेगा, वो जो गोल्फर स्विंग वाली क्रिकेट है लियाम लिविंगस्टन की या जो ऑयन मॉर्गन की? ऑस्ट्रेलिया अगेन विल स्ट्रगल ऑन दीज पिचेस। आप एक टीम को बहुत अंडर रेट करें T20 में, अगर हशमतुल्लाह ज़ज़ई ने ऊपर से स्टार्ट दे दिया तो दे हैव द बेस्ट स्पिनिंग अटैक इन दिस कंपटीशन। वो बेहतरीन स्पिनर्स के साथ आ रहे हैं। सो दे आर नॉट ऑल, दे आर गोइंग टू बी वेरी मच रेलेवेंट। वेस्ट इंडीज डोंट मिस देम आउट, क्योंकि वो हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मारते हैं, और वो आपको T20 में जो रन रेट मेंटेन रखना है, और वो 8 से 9 पावर हिटर्स हैं। सो इसमें वो आप डोंट गो ऑन लाइक इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। सो पाकिस्तान विल स्टिल बी इन द रेस, लेकिन इफ दे मैनेज कि वो अपने 11 प्लेयर्स को किस तरह यूटिलाइज करें। अच्छा डॉक्टर साहब, आजम की जो सिलेक्शन थी उस पर पहले ऑब्वियसली सवालात उठे, लेकिन फिर टॉक शोज में आके जस्टिफाई किया गया, डिफेंड किया गया कि बिल्कुल ठीक सिलेक्शन थी और हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस में बेस्ट ऑप्शन था। अब वापस ले ली गई। या देखें, बात बड़ी सिंपल सी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। आजम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम मोइन इज़ आवर फ्रेंड, वी हैव इवॉल्व्ड टुगेदर। आजम की प्री मैच्योर एंट्री थी। आजम फिजिकली अनफिट है, बहुत अच्छा है, टैलेंटेड है, बट नॉट टू अप टू द मार्क टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन इंटरनेशनल क्रिकेट नाउ।
सो आपने उस लड़के के साथ ज्यादती की है, उसको आपने एक तो अगेंस्ट द गन खड़ा कर दिया और वो सारा क्रिटिसिज्म उसने एब्जॉर्ब किया, ही इज़ अ रॉ माइंड। उसके बाद आपने उसको वो जस्टिफिकेशंस आपकी बड़ी यूजलेस और इररेलेवेंट जस्टिफिकेशंस थी कि जी स्पिनर्स के अगेंस्ट, और यार वो खेला जो 35-40 T20 उसमें 250 है उसके, जो वो 3 इंटरनेशनल खेला है उसमें उसकी 6 की एवरेज है, 88 का स्ट्राइक रेट है। सो डोंट फूल अस एंड डोंट चैलेंज आवर इंटेलेक्चुअलिटी। जस्टिफिकेशंस अपनी कन्विक्शन भी नजर नहीं आ रही। वो रिजर्व विकेट कीपर जाता ही नहीं था, या रोहेल नज़ीर जाता था, मुझे लगता है उसका सब पर्सनल है, कोई मोहम्मद वसीम का या किसी का, क्योंकि या रिजवान के बाद रोहेल नज़ीर था या सरफराज था। सो लॉजिकली आजम वॉज नॉट फिटिंग इन। अब आप अलमिया देखें कि सुहेब बाहर होता है, अगर आजम की सिलेक्शन पहले बारी ठीक थी तो फिर वो आता, फिर मलिक क्यों आया? So that is ये क्वेश्चंस है। अच्छा जावेद भाई, यही सवाल आपसे करना चाहेंगे, आज क्या आप भी मानते हैं, डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आजम की जो सिलेक्शन पहले की गई थी अभी बहुत अर्ली था उनके लिए ये इंटरनेशनल एक्सपोजर? नहीं, देखें सबसे पहले तो वो देख रहे हैं कि अभी जो बातें कर रहे हैं कि नहीं जी वो मोटा है, ये है वो, तो भाई आपने तो खिला दिया पहले। जब खिला दिया है तो उसके अंदर अगर क्रिकेट है, अब देखिए उसको बताना पड़ता है बच्चे को। एक नया लड़का आ रहा है, उसके अंदर एक टैलेंट है, अगर मैं आज कोच हूँ मैं पहले टैलेंट देखूंगा, टैलेंट को उसका यूज करूंगा। यही तो कोचेस के काम होते हैं, यही तो है ना। क्रिकेट में जो ऊपर हैं लोग, उनकी आई होनी चाहिए कि उनको पता होने। अभी मुझे ना यही लड़के को मैं निकाल के दे देता हूँ आपको, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे टाइम पे भी थे, जब मैं कोच था मुझे पता है, मेरे लड़के कहते थे, नुमान को पता है, उनसे बोल के बॉलिंग करवा के थ्रो करवा के मेरे हाथ थक जाते, मगर उनको उनकी प्रॉब्लम जो होती थी वो सॉल्व करता था और खुद बताता था। सबसे बड़ी बात चीज ये है कि हमारा कोच जो है ना, ये क्रिटिसाइज करता है। मैं कहता हूँ कि ये क्रिटिसाइज जरूर करे, मगर पहले ये खुद खेल के बताए लड़कों को, लुक ठीक है मैं इसी बॉल को खेलता हूँ, कैसे खेलूंगा, मेरी मूवमेंट देखो। आई यूज्ड टू डू दिस। मैं जब कोच था मैं खुद लड़कों को खेल के मैं कहता यार देखो यही बॉल को मैं खेलता हूँ, तुम सब देखो मैं मेरी मूवमेंट क्या है, और वही मूवमेंट जो है वो तुम्हें भी काम आएगी। क्रिकेट की बेसिक एक है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके टांग पैर जो है वो चलने चाहिए। प्लेयर को चाहिए कि कम से कम बॉलर को जो है अंडरस्टैंड करे वो करता क्या है। स्लो बॉल भी करता है, यहाँ किसी को पता ही नहीं होता। जब आप अपने जहन में बिठा लें कि हाँ ये स्लो भी करता है, तो इसका मतलब आप 6 बॉलों में तैयार भी होंगे और वो आपके रन वाली स्कोर होगा कि वो स्लो बॉल करेगा मैं मार दूंगा। तो क्रिकेट की तरह हम नहीं ले रहे हैं। अब आपने इतने लड़के इस वक्त खिला दिए हैं और ड्रॉप भी कर दिए हैं, टर्न बाई टर्न आप इन्हें खिला रहे हैं और चेंज कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि इतना यानी कि प्रॉब्लम कर दी है कि अब जो टीम अनाउंस करेंगे वो नई की टीम होगी। मुझे नहीं लगता कि जो पुराने खेलते भाई आप ठीक है, मुल्क के लिए खेलने वाला एक ही प्लेयर होता है। जावेद भाई आपका पॉइंट आ गया है। मुझे बस लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब से करना है, फिर ब्रेक पे जाना है। डॉक्टर साहब क्योंकि मुझे ये बताइएगा कि क्या आप देख रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम आगे राउंड्स तक जाएगी T20? अगेन सबसे बड़ा जो है ना प्रेडिकमेंट होगा कि इनकी फाइनल 11, अभी आपने प्रोग्राम के शुरू में जो बात की थी ना, वो थी सही बात कि यार अगर आप लास्ट मोमेंट पे नीजक रिएक्शन पे चेंजेस कर रहे हैं, व्हाटएवर रीज़न, कोई प्रेशर्स हैं या आफ्टर थॉट है, दिस मींस कि आपने अपने 11 पहले डिफाइन नहीं किए हुए। तो जब आप वर्ल्ड कंपटीशन में जाते हैं तो आपके 11 तो डिफाइंड होते हैं कि यार ये अनलेस अनटिल उनमें से कोई इंजर्ड हो जाए, फॉर्म ना चल रही हो, कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, तो आप फिर शिफ्टिंग करते हैं। हमें तो अभी यही नहीं पता कि हमने किससे करना है, फ़खर ने किधर खेलना है, क्या वो स्पिनर्स के अगेंस्ट 5 नंबर पे खेलेगा, रिजवान ने नीचे आना है, बाबर ने 3 करना है, फ़खर ओपन करेगा। सो ये चीज़ें फिर देखें, ये ना बेस्ट, यू आर कम्पीटिंग अगेंस्ट द बेस्ट। यस, सो उसमें आप लोगों के पास फिर इतना रूम भी नहीं होता, ये मार्जिनल से डिफरेंसेस हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौमान न्यास हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया जावेद भाई, आप भी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कुछ सियासी मामलात हैं जिन पर हम बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान के सर पर अदम एतमाद के मंडलाते खतरात को दूर करने के लिए ना सिर्फ बलूचिस्तान हुकूमत बल्कि चेयरमैन सेनेट की जानिब से भी उनके साथ साथ दीगर जो सियासी क़यादत हैं उनकी जानिब से कोशिशें इस वक्त
की जा रही हैं और नाराज अरकान की जानिब से ये जाम कमाल खान को 6 अक्टूबर शाम 5 बजे की डेडलाइन दी गई थी जो कि खत्म हो चुकी, लेकिन उसके बाद भी वज़ीर आला बलूचिस्तान पुरएतमाद हैं कि इन नाराज अरकान की वजह से वो मनसब से नहीं हटेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाराज अरकान का दावा है कि हुकूमती इत्तेहाद में उनकी मजमूई तादाद 14 से 15 है, जबकि बलूचिस्तान असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान की तादाद 23 है। क्या बलूचिस्तान में जारी सियासी बहरान जल्द किसी मंतकी अंजाम को पहुंच पाएगा ताकि सूबे की तरक्की और अवाम की बेहतरी के लिए मौसर इक़दामात उठाए जा सकें? ये एक सवाल है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम के सेगमेंट में जिस अहम सवाल पर अपने मेहमान से बात करेंगे, सवाल हमारा यह है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद रुकवाने के लिए मुतहर्रिक, क्या जाम कमाल इसमें कामयाब हो पाएंगे? हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत साहब में वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, क्योंकि गुफ्तगू शुनीद तो आपकी चल रही है नाराज अरकान से, क्या उनमें से कोई माना है और जाम कमाल बचा पाएंगे अपने आप को बतौर वज़ीर आला? जी बिल्कुल, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब वज़ीर आला बलूचिस्तान है और अगले 2 साल इंशाल्लाह वज़ीर आला बलूचिस्तान रहेंगे। और ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि हमारे जो नाराज़ रुफ़का हैं उनमें 6 से 7 ऐसे दोस्त हैं जो एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं जा रहे और इंशाल्लाह उनको मनाने में कामयाब होंगे। और साथ ही वो दोस्त जो थोड़े से एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं उनके साथ जो मुज़ाकरात का अमल है वो जारी व सारी है, इंशाल्लाह उनको भी मनाने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा लियाकत साहब, ये बताइएगा कि ये भी इत्तलात गुज़श्ता रोज़ से गर्दिश में थी कि JUI से भी रब्ता किया है वज़ीर आला बलूचिस्तान ने और हैदरी साहब ने भी इनकार कर दिया है। ये इत्तलात थी कि उन्होंने कहा कि पानी सर से गुजर चुका है। इस हवाले से क्या JUI से कोई बातचीत हुई थी आपसे और कोई मदद तलब की थी उनसे? ठीक है, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब के साथ जुड़ा हुआ यह जुमला कि पानी सर से गुजर चुका है, इसकी मैंने तरदीद की है सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। और जो मुलाकातों का सिलसिला है ये कोई नई बात नहीं है। पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक नॉर्म्स में, पॉलिटिकल कल्चर, हमारे बलूचिस्तान के रवायात, पॉलिटिकल लोगों से मेल मिलाप, मुलाकात, बलूचिस्तान के वसी तर मुफादात में, बलूचिस्तान के जो सियासी सूरत हाल है, जो समाजी सूरत हाल है, इसके हवाले से वज़ीर आला साहब अपोजिशन से हमेशा मिलते रहते हैं। वो वज़ीर आला साहब से असम्बली चैम्बर में जब इजलास होते हैं मिलते रहते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। ये पास्ट में भी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा है, आज भी मिल रहे हैं और आगे भी जो बलूचिस्तान के जो ओवरऑल मंजरनामा है, बलूचिस्तान के जो इश्यूज़ हैं, डेप्रिवेशंस है, इसके हवाले से तो मिलते रहते हैं और ये सिलसिला इंशाल्लाह आगे भी जारी व सारी रहेगा। अच्छा लियाकत साहब, आप ये भी गुफ्तगू में फरमा रहे थे कि 6 से 7 आपके नाराज़ अरकान ऐसे हैं जो कि एक्सट्रीम पोजीशन पर नहीं हैं और उनको मनाना बज़ाहिर आप कहने के आसान लग रहा है। अब बता सकेंगे कौन से वो अरकान हैं और उनके मुतालबात क्या हैं? क्या वो भी वही मुतालबे कर रहे हैं जो शदीद नाराज़ अरकान भी आपके कर रहे हैं, जो मुस्ताफ़ी भी हो चुके हैं? देखिए, शदीद नाराज़ अरकान भी कोई शदीद मुतालबा सामने नहीं ला रहे। अब तक का जो एक मजमूई मुतालबा सामने आया है नाराज़गी की वजह वो ये कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब वज़रा को और अरकान असम्बली को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते, उनको इंतज़ार कराते हैं और इसके अलावा कोई करप्शन के चार्जेस, कोई बदउनवानी के चार्जेस, कोई गबन के चार्जेस, कोई मिस गवर्नेंस के चार्जेस, कोई मिसकंडक्ट के चार्जेस किसी ने नहीं लगाए। और ये बड़ा एजाज़ है जाम कमाल साहब के लिए कि उनके नाराज़ दोस्त भी ऐसा कोई रिवायती चार्ज उन पर नहीं लगा रहे, ना उनके मुखालिफिन को ऐसा चार्ज लगा सकते हैं। बात अगर सिर्फ वक्त की है तो 14 अरकान को ये गिला है कि उनको वक्त नहीं मिला और 27 अरकान वो जाम कमाल साहब के साथ बैठे हुए हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आज भी जोराना में सब तशरीफ़ लाए थे, उनको ऐसा गिला क्यों नहीं? अगर वक्त नहीं दिया तो फिर सबको नहीं दिया होगा। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि कुछ को वक्त नहीं दिया और बाकियों को वक्त दिया होगा? नंबर 1। नंबर 2, सारा वक्त मुलाकातों के लिए किसी एक शख्स के लिए, चाहे CM हो या प्राइम मिनिस्टर हो, मुमकिन इसलिए नहीं होता कि और भी गवर्नेंस के मामलात होते हैं। 9231 समरी व फाइल्स 3 साल में वज़ीर आला साहब ने जारी किए, उसके लिए वक्त दिया होगा, फाइल्स को उसको पढ़ा होगा, अर्करेजी की होगी, तब जाके इशू किया और गवर्नेंस के निज़ाम को चलाया होगा। 50 फॉरेन डेलीगेट से मिले, उनको भी तो वक्त, इसी जो 12, 14, 15 घंटे हैं वर्किंग आवर्स, इसी में तो वक्त दिया होगा। इसी तरह 250 उन्होंने विजिट्स किए हैं,
इसके अलावा जो बड़े हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स है पूरे बलूचिस्तान में सीएम साहब जाके खुद उनका मुआयना करते हैं और डायरेक्शंस जारी करते हैं, उसको देखते हैं। बाकी पीएसडीपी को देखते हैं, गवर्नर्स के मामला आते हैं, सेक्रेटरी साहबान के साथ मीटिंग्स होते हैं। आपका ये पॉइंट आ गया, लेकिन के बावजूद भी ये बात जरा समझाइएगा कि क्या ज़हूर बलेदी साहब हो गए, अब्दुर्रहमान खेतरान साहब हो गए, या जो दीगर आपके नाराज अरकान हैं, क्या उनका भी यही मुतालबा है कि जाम कमाल साहब उन्हें भी वक्त नहीं देते, या फिर उनकी तरफ से और शिकायत हैं कि जो तरक्याती बजट है या जो फंड्स हैं वो अपने हल्के में एलोकेट होते हैं और जो पसमानदा इलाके हैं वहां पर फंड्स नहीं जा रहे, या फिर पसे पर्दा मामला कुछ और है? क्योंकि बज़ाहिर तो आप बता चुके हैं अगर वक्त नहीं देना तो फिर तो वो सबको वक्त नहीं देना, बाकियों को अगर दे रहे हैं तो इन्हें क्यों नहीं वक्त देंगे? वो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। और पसे पर्दा मामला क्या है ये तो आप हमारे जिन दोस्तों का नाम लिया है उन्हीं से आप पूछ लें, वो आपको बता सकते हैं। हमारे सामने अब तक जो मजमूई एक मुतालबा उनका सामने आया है वो यही है वक्त के हवाले से। बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे पर्पस बिल्ट जितने स्कीमात हैं वो जाम साहब ने दिए हैं, पूरे बलूचिस्तान में यकसा दिए हैं। अगर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस बड़े बड़े बन रहे हैं बलूचिस्तान में, 33 डिस्ट्रिक्ट्स में बन रहे हैं, टाउन प्लानिंग हो रही है तो तमाम इजला की हो रही है, आबनोशी की स्कीमात दे रहे हैं तो पूरे बलूचिस्तान में। हाँ, कुछ ऐसे स्कीमात हैं जिसके लिए स्पेसिफिक एरिया चाहिए होता है और उसमें आप पसंद नापसंद या किसी और नुक्ते को नहीं देख सकते। वो ये है, सपोज डैम बनाने हैं, अब डैम वही बना सकते हैं जहां पे पानी की अवेलेबिलिटी हो। कुछ इजला में अगर ज्यादा डैम बन रहे हैं और अगला कोई एमपीए इस बात पे नाराज होता है कि मेरे हल्के में डैम नहीं बना, तो उसके लिए वाटर अवेलेबिलिटी दैट इज रिक्वायर्ड। तो इस तरह के जो डैम्स बन रहे हैं वो स्पेसिफिक एरियाज में होंगे। अब कोयटा के मुजाफात में 6 डैम्स बन रहे हैं। बाबर कच्छ डैम एक बहुत बड़ा डैम है, उसका फिजिबिलिटी मुकम्मल हो गया। मंगी डैम 70% मुकम्मल हो गया और उसका पानी कोयटा को मिलेगा। और कोयटा से बलूचिस्तान अवामी पार्टी का कोई एक एमपीए भी मुंतखब नहीं हुआ। 30 से 40 अरब रुपए कोयटा की तरक्की पे, शाहराहों के एक्सटेंशन पे, दीगर स्कीमात पे खर्च हो रहे हैं। ठीक है, 6 अक्टूबर को जो डेडलाइन दी थी वो तो खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है एक अफसोसनाक हमने वो जल्जिले का वाकया भी देखा और ऑब्वियसली इंसानियत और इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पे सब उस साने में गवर्नमेंट के साथ भी थे और आवाम के लिए ही सब दर्द दिल रख रहे थे। लेकिन अब दोबारा से ज़ाहिर है अब रिलीफ सरगर्मियाँ जारी हैं, लेकिन ये सियासी मामलात की फिर बहस शुरू हो चुकी है। क्या अगली मूव का कुछ पता चला आपको उन नाराज़ अरकान की जानिब से, या मजीद कोई डेडलाइन उन्होंने दी आपसे कोई इस तरह से पेशरफ्त में? देखिए, अभी कुछ इस तरह की खबरें दोस्तों की तरफ से आ रहे हैं कि शायद वो किसी अदम एतमाद की तहरीक की तरफ जाएंगे। और हमारा अपना नुक्ता नज़र ये है कि हमारे दोस्त किसी ऐसी एक्सट्रीम की तरफ कतई नहीं जाएंगे। चाहे जितने भी नाराज़ हों, वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी अपने ही सीएम के ख़िलाफ़ कोई ऐसा एक्सट्रीम कदम मेरे ख्याल में वो नहीं लेंगे। मेरा दिल और जहन इस बात को कतई नहीं मांगता कि हमारे दोस्त इस एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएंगे। अच्छा, तो क्या फिर, क्योंकि ज़ाहिर है बलूचिस्तान ऑब्वियसली बलूचिस्तान की तरक्की ना सिर्फ बलूचिस्तान हुकूमत बल्कि वफाकी हुकूमत की भी सबसे बड़ा उसका गोल है और डेफिनेटली जितना माजी की महरूमियाँ रही हैं उनको दूर करने के लिए तरजीहात भी होनी चाहिए। तो ये जो सियासी बहरान है, ज़ाहिर है अवाम इससे मुतासर हो रहे हैं, तो इस बहरान से निकलने के लिए आप क्या समझते हैं आने वाले कितने दिन या घंटे इंपॉर्टेंट होंगे? या नाराज़ अरकान राज़ी हो जाएं या फिर वो अपनी कोई फाइनल मूव की तरफ जाएं? देखिए, 3 सतहों पे नाराज़ दोस्तों को मनाने का सिलसिला जारी है। एक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब की सरबराही में मसालती कमेटी है जो अपनी कोशिशें कर रही हैं। सेकंड जो है, हमारे अपने जो मिनिस्टर्स और एमपीएज हैं कोलिशन गवर्नमेंट में, जो नाराज़ अरकान जो उनके अपने कुलीग्स बनते हैं, उनको मनाने की मुसलसल वो भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। और तीसरे सतह पे वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब आज खुद नाराज अरकान के घर फर्दन जाके उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ये जो कोशिशें हैं ये बारावर साबित होंगी और बहुत जल्द बर्फ पिघलेगा और नाराज अरकान जो है वो मान जाएंगे। और पास्ट में भी हमारे ये कुछ दोस्त जो है कंप्लेन शिकायत रहे हैं और मानते गए हैं। इस दफ़ा थोड़ी तवालत इसने इख्तियार कर ली है, लेकिन इंशाल्लाह वी आर वेरी मच होपफुल कि हम अपने दोस्तों को मनाने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत शाहवानी साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और दीगर मामलात पर आपसे बात करेंगे।
वेलकम बैक टू द शो नाज़ स्ट्रीम। नाज़रीन, मुल्क भर में कोरोना के वार कम होने के साथ साथ डेंगू की वबा ने सर उठा लिया है और डेंगू के बढ़ते हुए केसेस ना सिर्फ हुकूमत बल्कि आवाम के लिए भी तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। और अगर बात की जाए मुल्क भर में मजमूई केसेस की, तो मुल्क भर में आने वाले केसेस में ज़्यादा तादाद पंजाब से आने वाले केसेस की है जो रिपोर्ट हो रहे हैं। और इस हवाले से हुकूमत पंजाब की जानिब से भी इकदाम में संजीदगी का दावा भी किया जा रहा है, इकदाम उठाए भी जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अपोजिशन की जानिब से भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के इकदाम को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। सारी सूरत हाल पर जो बुनियादी सवाल है जिस पर अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से बात करेंगे, उस सवाल पर नजर डाल लेते हैं। हमारा सवाल यह है कि पंजाब में डेंगू के वार, क्या पंजाब हुकूमत के पास डेंगू से निपटने के लिए कोई हिकमत अमली मौजूद है? हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो जरा सूरत हाल से हमें आगाह कीजिएगा, वाज़ेह बताइएगा कि क्या रेशो इस वक्त है डेंगू केसेस की पंजाब में, और कौन से शहर ऐसे हैं पंजाब के जो ज़्यादा रिस्क एरियाज हैं? सर देखिए, इस वक्त जो मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास ये रिपोर्ट है तो मैं आपको एग्जैक्ट नंबर्स बता देता हूँ। इस वक्त अभी तक जितने पंजाब में कंफर्म्ड केसेस हैं ना, वो 3176 हैं। ठीक है। और 189 लास्ट 24 आवर्स के अंदर कंफर्म्ड केसेस हैं। उसके अलावा ये है कि जी जो अभी तक केसेस हॉस्पिटल्स में एडमिटेड हैं वो 247 हैं, जिसमें से 130 जो हैं तकरीबन आधे से ज़्यादा वो लाहौर में है। तो लाहौर उस हिसाब से जाहिर है कि एक ज़्यादा हॉटस्पॉट है। ये बेसिकली आदाद शुमार हैं जी अभी के। अच्छा, तो हसन साहब, वजह का अगर हम तयन करना चाहें, क्योंकि ऑब्वियसली एक जानिब क्रिटिसिज्म तो पंजाब गवर्नमेंट पर यह भी आ रहा है कि ठीक है कोताही बरती गई, अपोजिशन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो बर वक्त इकदाम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए, एहतियाती तदाबीर इख्तियार जो करनी चाहिए थी वो नहीं की गई। क्या आप समझते हैं कि वाकई कहीं ना कहीं हमसे गफलत हुई है, डेंगू के बढ़ते केसेस की वजह बनी है वो? नहीं, देखिए ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं आपको देखिए एक थोड़ा समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान उन मुल्कों में से और पंजाब उन सूबों में से है जिन्होंने कोरोना पे बड़ा इफेक्टिवली काबू पाया है। ठीक है। तो जो हुकूमत कोरोना का मुकाबला बखूबी कर सकती है, एक ऐसी वबा जो हर साल आती है, तो हमें ये समझना चाहिए कि जाहिर है कि उसकी तैयारी, उसकी SOPs हर चीज़ तैयार होगी। जो मसला हुआ है ना साथ, वो ये हुआ है, मैं आपको बताता हूँ कि पहले जब शुरू में आया ना कोरोना, तो उस वक्त बड़ी एक्सेसिव फॉगिंग की जाती थी, स्प्रे किए जाते थे। तो लोग बेसिकली हिकमत अमली को उससे रिलेट करते हैं। लोग कहते हैं जी मेरे घर के बाहर फॉगिंग नहीं हुई तो इस दफ़ा शायद कोरोना की प्रिवेंशन हुई नहीं। वो स्ट्रेटजी अब चेंज हो चुकी है एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के एन मुताबिक। पता ये चला है कि जब ये फॉगिंग होती है तो लोगों को सांस की और बाकी इतनी बीमारियां होती हैं कि नुकसान फ़ायदे से ज़्यादा होता है। तो अब जो स्ट्रेटजी है उसके 3 पहलू हैं बेसिकली। पहला देखिए ये उसके अंदर कि आपने अवेयरनेस करनी है और कम्युनिटी लेवल पे जाकर एक्टिविटी करनी है, उनको अवेयर करना है ताकि वो खड़ा पानी ना रहने दें, पॉन्डेड वाटर को ड्रेन करें और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहा है और कम्युनिटी के साथ रहा है। देखिए, अगर हम फोर्ट्रेस स्टेडियम में एक बड़ा सा एड लगा देंगे तो शायद कुछ लोग देख लें, लेकिन जहां आपको वाकई अवेयरनेस की ज़रूरत है वहाँ यू हैव टू गेट योर हैंड्स रेडी, आपको जाकर बैठना पड़ेगा फील्ड फॉर्मेशंस के अंदर। तो वो हम कर रहे हैं, पहली बात है। दूसरी चीज़ है हॉटस्पॉट चेकिंग और इंसेक्टिसाइड एक्टिविटीज़। इसके अंदर देखिए ये होता है कि हम घर और आउटडोर स्पॉट्स जाके चेक करते हैं। तकरीबन एक दिन में, मैं कल का आपको बताऊं कि तकरीबन 4 लाख के करीब घरों की हॉटस्पॉट चेकिंग हुई है और 90,000 से ऊपर आउटडोर स्पॉट्स की चेकिंग हुई है। अच्छा, जब चेकिंग होती है वहाँ पे अगर तो आपको किसी बिल्डिंग के अंदर कोई लार्वा या कोई चीज़ मिले तो उसके अंदर एक इनडोर रेजिडुअल स्प्रे होता है जो उस घर में और उसके इर्द गिर्द के 48 घरों में किया जाता है ताकि उनको एक प्रॉपर वहाँ पे आप उसका मुकाबला करें। और फॉगिंग जो है वो बहुत कम केसेस में की जाती है जहाँ ख़ास तरह का लार्वा हो, सिर्फ वहाँ पे फॉगिंग की जाती है। अच्छा, तीसरा और इसका अहम जो पार्ट है स्ट्रैटेजी का वो है कि अगर कोई बीमार हो गया तो आपने उसका अस्पताल में मुकाबला करना है। अगर खुदा न खास्ता को बहुत सीरियस हुआ तो मेगा किट्स और उनकी ज़रूरत पड़ती है, तो उसकी फराहमी जारी है। जाहिर है कि जब मरीज़ आ रहे हैं अस्पतालों में वो बेड्स ऑक्यूपाई करेंगे तो ये बिल्कुल काफ़ी मरीज़ का, मैंने आपको नंबर बताया, इनफ्लो है। लेकिन ये कहना कि को बेड नहीं मिल रहे, कोई लाइन लग गई है, मेरे ख्याल में मिस परसेप्शन है। अगर किसी एक आध अस्पताल में ऐसी सिचुएशन हो तो आप हमें बताएं ताकि हम उसकी मदद करें। और आखिरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि और इस हॉस्पिटल की कैपेसिटी एक्सपैंड करने के लिए हुकूमत पंजाब ने एक फील्ड अस्पताल बना रही है एक्सपो सेंटर में, जो कि ट्यूसडे से ऑपरेशनल हो रहा है। जब इनकी प्रेडिक्शन है कि थोड़े से केसेस और बढ़ेंगे तो वो फिर कैपेसिटी अगर कम पड़ जाएगी तो वो फील्ड हॉस्पिटल फिर सब
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हसन खबर साहब हमारे साथ मौजूद थे और गवर्नमेंट पंजाब की जानिब से उठाए गए इकदाम पर आप हमें आगाह कर रहे हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे मौशी मामलात के हवाले से, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। एक जानिब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर ख़जाना की जानिब से अवाम को आने वाले 2 सालों में मुआशी रिलीफ फराहम करने की खुशखबरियां दी जा रही हैं और दूसरी जानिब IMF ने हालिया मुज़ाकरात में पाकिस्तान से टैक्स मज़ीद बढ़ाने का मुतालबा भी कर दिया है। IMF के इस मुतालबे ने हुकूमत की जानिब से रिलीफ फराहम करने के दावों पर अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ा दिए हैं। क्या अवाम बिजली और पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद इजाफे के लिए तैयार रहें, ये एक सवाल है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम के सेगमेंट में जिस अहम इशू पर हम अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान से बात करेंगे उस सवाल पर एक नजर डाल लेते हैं। हमारा सवाल कुछ इस तरह से है कि IMF का पाकिस्तान से मजीद टैक्स बढ़ाने का मुतालबा इजाफी टैक्स से महंगाई में किस हद तक मजीद इजाफा हो जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कितना परेशान कुन होगा आने वाले दिनों में महंगाई में इजाफे को लेकर IMF ने जो हमसे ये मुतालबा किया है टैक्स मजीद बढ़ाने का। सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल ये पैदा होता है कि अगरचे आपको जो पेट्रोलियम लेवी आपने जो कहा था कि हम 30 रुपए रखेंगे, उसको आपने नहीं रखा, वो बहुत मुनासिब था। उसकी वजह यह है कि जब ये कमिटमेंट किया गया था उस वक्त डॉलर की बहुत ही कम थी तेल की कीमत, $40 अब तो $80 पे ज़्यादा हो गया है। मगर अब ये है कि ये जो रेवेन्यू हमें मिलना था वो अब किसी ना किसी तरीके से उसको पूरा करना है। ठीक है, मेरी राय ये है कि कुछ आप अपने डेवलपमेंट के अखराजात जो आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं उनको कुछ कम कर दें, और दूसरी तरफ अगर आपको टैक्सेस में इजाफा करना है तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए अब कि सिर्फ डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? जी 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 डॉक्टर साहब प्लीज कंटिन्यू कीजिए। तो हम ये कह रहे हैं कि आप इनकम टैक्स में ज़रूर इजाफा करें, मगर इस तरह ना करें कि जो हमारा मिडिल क्लास है और जो हमारा सैलरीड क्लास है वो इससे मुतासिर हो, इसलिए कि इस वक्त वो भी बहुत परेशान हैं। कीमतों में इजाफा की वजह से उन पर भी असर पड़ रहा है और बेरोज़गारी में भी कुछ इजाफा हुआ है। तो आप अमीर तबका जो इस मुल्क का है, जिनमें गुंजाइश, अब आप देखिए कि गाड़ियों की सेल 150% बढ़ गई, यानी कि उनकी आमदनी में काफ़ी इजाफा हुआ है। तो ये वो तबका है जिससे आपको रेवेन्यू उठाना चाहिए। इस वक्त इनडायरेक्ट टैक्सेस को छूना बिल्कुल ही ना। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़रा यहाँ पर हमें ये भी, आप चूंकि माहिराना राय रखते हैं, हमें वाज़ेह तौर पर बता सकते हैं कि कीमतें जब बढ़ती हैं किसी भी अजनास की, और ख़ासतौर पर जब पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ती हैं, तो गवर्नमेंट ये क्रेडिट लेती है कि अभी भी पाकिस्तान में ये कीमतें खित्ते के दीगर ममालिक की निस्बत हमने कम बढ़ाई हैं, दुनिया में महंगाई ज़्यादा है, हमारे पास कम है। क्या ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है या वाकई गवर्नमेंट ये क्रेडिट ले सकती है? इस वक्त जो हमारा रीजन है साउथ एशिया जिसे हम कहते हैं, यहाँ अफरात ज़र की रफ्तार पाकिस्तान में 9% पिछले महीने की रफ्तार दिखाई गई है, हिंदुस्तान में 4 से 5% और बांग्लादेश में भी 5%। तो आम तौर पर हमारा यहाँ इस वक्त जो अफरात ज़र है वो हमारे करीब जो मुल्क हैं उनसे कुछ ज्यादा है, कम नहीं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब फिर जरा ये हमें बताइएगा कि फरवरी में जब हमारी IMF से बातचीत चली तो हमने फिर बाद में ये इकदामात लिए कि हम खुद इकदामात ऐसे उठाएंगे जिससे हम टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ा सकें, और IMF ने कहा ठीक है फिर हम आपके इकदामात देखेंगे। अब क्या मौजूदा टॉक्स में हम इस पोजीशन पर हैं कि हम IMF की जो कंडीशंस हैं उनको किसी हद तक उसमें लचक का मुजाहरा करने का मुतालबा कर सकें, या कन्विंस कर पाएंगे हम IMF को ताकि अवाम पर कम से कम बोझ डाला जा सके? दरअसल बात यह है कि अगर आप FPR के रेवेन्यूज को देखें तो अल्लाह के फजल से उनमें बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। अगरचे इसमें दरामदार बढ़ने का यकीनन दखल है,
मगर इस वक्त एफबीआर के रेवेन्यूज टारगेट से बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो हम टारगेट तो एफबीआर का इंशाल्लाह पूरा कर लेंगे। मसला सिर्फ पेट्रोलियम लेवी का है, और मैं समझता हूँ हुकूमत ने बहुत ही मुनासिब डिसीजन लिया है कि जब कीमत 40 से $80 पर चले जाए कुछ महीनों में, तो आप इतना भारी टैक्स नहीं लगा सकते। अलबत्ता अभी भी जो हाई स्पीड डीजल और मोटर स्पिरिट है उन पर 17% पूरा सेल्स टैक्स लगता है और इंपोर्ट ड्यूटी भी लगता है, और सबसे ज्यादा रेवेन्यू हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट से अभी भी ले रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो ग्रोथ के हवाले से प्रोजेक्शन है या जो तखमीने लगाए जा रहे हैं, अब गुज़श्ता एक रोज़ से गवर्नमेंट ये कह रही है कि IMF जो तखमीना लगा रही है वो रियलिस्टिक नहीं है, हमारी ग्रोथ ज़्यादा होगी IMF के प्रोजेक्शन से। आप बतौर माहिर मईशत क्या समझते हैं, IMF का तखमीना रियलिस्टिक है या फिर हम बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं? देखिए, इस वक्त तो ऑफिशियली ये अंदाज़ा नहीं है कि IMF ने क्या अदाद शुमार तय किए हैं, वो बाद में पता चलेंगे। मगर इस वक्त वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट निकाली है कुछ दिन पहले, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि शरह नमू जो है पाकिस्तान की इस साल 3.4% होगी, जबकि हुकूमत ने कहा है कि इंशाल्लाह हम 4.8% हासिल कर लेंगे। मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि चूंकि हमें अब अपने दरामदात को कुछ कम करना है, तो हमें एक्सपेंशनरी पॉलिसीज जो हैं उनको अब कुछ हल्का करना ही पड़ेगा। और आप ये देखिए कि पिछले जुलाई के महीने में आपके सनती शोबे में सिर्फ 2% का इजाफा हुआ है पैदावार में। तो हम सब का अंदाज़ा इस वक्त ये है कि ये 3.5% तक इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान इस साल हासिल कर ले, जबकि हमें अपने इंपोर्ट्स को कम करना है, तो मैं समझता हूँ ये कि मुनासिब होगा और हुकूमत का जो एफर्ट है वो मुनासिब समझा जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, हुकूमती एफर्ट्स की ज़ाहिर आप भी जिक्र कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि पहले 3 साल मुश्किल थे, आने वाले 2 सालों में आसानियाँ होंगी। फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि हम मछली पकड़ाएंगे नहीं, मछली पकड़ना आवाम को सिखाएंगे। अब एक जानिब आवाम को उम्मीद दिलाई जाती है, लेकिन फिर साथ ही इदारे शुमारियात के मुताबिक हमारी जो ख़ासतौर पर अशिया खुरोनोश है, जो फूड आइटम्स हैं, उनकी कीमतों में वाज़े इजाफा देखा जाता है। तो क्या इक़दाम हैं फिर गवर्नमेंट के आवाम को ग्रास रूट लेवल तक रिलीफ पहुंचाने के, आम आदमी ताकि खाने पीने की अशिया तो उसकी इस्तात में हो सके? इस वक्त हुकूमत ने जो तय किया है कि जो गरीब तबका है हमारे मुल्क के 40% जो है उनको किसी ना किसी तरीके से एहसास प्रोग्राम के जरिए से वो कैश ट्रांसफ़र करें या सब्सिडीज़ दें, ये बहुत मुनासिब है। हुकूमत को फ़ौरन इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लोग परेशान हैं, और दूसरी तरफ अब ये कोशिश होनी चाहिए कि जो आपके कीमतों में इजाफा हो रहा है उसकी एक वजह बाहर से भी जो कीमतें बढ़ रही हैं उससे हो रहा है, और आपको अब कम से कम इतनी कोशिश तो करना चाहिए कि रुपए को मुस्तहकम रखें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल से मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान के दीगर सवालों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे ऐलान के बाद।